अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ मियाँ हकील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए अदालती साल की तकरीब हुई। इस नए अदालती साल की तकरीब के अहवाल आपसे शेयर करूँगा। और क्योंकि इस तकरीब के दौरान ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गैर एलानिया तौर पर यह ऐलान कर दिया कि जनाब उनकी ये आखिरी तकरीब है, आखिरी तकरीर है। मुमकिन है वो सुप्रीम कोर्ट में एक फुल कोर्ट रेफरेंस होता है, उसमें उसका इनकाद ना करें, उसमें ना शामिल हों। तो इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के जो 1 साल और 6 माह का दौर है मुख्तसर सा, उसका भी जिक्र करूँगा। बात यह है कि सबसे पहले जिक्र करते हैं कि आज आज नए अदालती साल की तकरीब होती क्या है। नए अदालती साल की 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होती हैं तो हर साल नया अदालती साल का इनकाद किया जाता है, जिसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुज़श्ता 1 साल का अहवाल बताते हैं और आइंदा का लाहे अमल थोड़ा सा बताते हैं, और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तकरीर करते हैं। वकला में से सदर सुप्रीम कोर्ट बार जो होते हैं वो स्पीच करते हैं, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार स्पीच करते हैं। लेकिन ठीक है, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार और सदर सुप्रीम कोर्ट बार की स्पीच भी एक अहमियत का हामिल होती है। लेकिन क्योंकि वो ज़ाहिर बात है वो एक चीफ जस्टिस के सामने एक गुजारिशात होती हैं, अपना मौक़िफ़ होता है, इसलिए उन पर फोकस करने की बजाय मैं कोशिश करूँगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की स्पीच और अटॉर्नी जनरल की स्पीच और अदालती कार्रवाई के बाद का कुछ अहवाल और जजेस के साथ जो मुख्तसर कुछ गपशप हुई है, वहाँ पर जो अहवाल हुआ उसकी आपके सामने रखूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की बात करता हूँ कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान यंग अटॉर्नी जनरल है। उन्होंने आर्टिकल 184(3) जो गुज़श्ता 2 साल 3 साल से बल्कि 2018 से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मरकज़ रहा है गुफ्तगू का अदालती कार्रवाइयों के हवाले से। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की बात का भी लुबाब ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आर्टिकल 184(3) के मुकदमात सुनने की बजाय आम मुकदमात जो कि अपीलें आती हैं, किसी की ज़मीन का केस आ गया, प्लॉट का केस आ गया, घर का केस आ गया, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ गए, दूसरे जो मुकदमात हैं जो ट्रायल कोर्ट से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, उन पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक तकरीर की, तो उनकी तकरीर के अंदर ये कहा गया कि जनाब उन्होंने कहा कि जो अपनी नाकामियों का एक किस्म का उन्होंने एतराफ़ किया। मसलन उन्होंने कहा कि जनाब बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है मुल्क उन्होंने मुकदमात को कम करने की कोशिश की और कोई 2000 मुकदमात की कमी का भी उन्होंने जिक्र किया। हालांकि मेरी नज़र में उनके दौर के अंदर जब वो आए थे तकरीबन 51,000 के करीब मुकदमात थे, इस वक्त 54,000 के करीब मुकदमात हैं। तो 3,000 के करीब जो मुकदमात हैं उनका इजाफा हुआ है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने बड़ी कोशिश की, लेकिन उस कोशिश किस तरह की कोशिश की वो भी आपको बताऊंगा मुख्तसर साहब। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने गैर मौसर मुकदमात होते थे, मसलन कोई शख्स ज़मानत के लिए आया और उसकी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी के लिए आया, उसका केस 3 साल फिक्स नहीं हुआ, उसके बाद वो शख्स गिरफ़्तार हुआ, नीचे से मुकदमात उसके हक़ में हो गए। तो जो ऐसे मुकदमात होते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं हो जाता वो हो रहता, किसी शख्स ने अपने रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए केस किया और वो शख्स फौत हो गया, वो मुकदमा गैर मौसर हो गया। इस तरह बहुत सारे जो मुकदमात होते हैं वो जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में ढूंढ कर वो हर अदालत में 6, 7, 8 मुकदमात 10 मुकदमात वो लगाए जाते थे, जिसका मकसद सिर्फ ये होता था कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की जो ज़ेर इल्तवा तादाद है उसको कम किया जाए। अब उसका फ़ायदा कब होना था? उसका फ़ायदा उस सूरत में होना था कि अगर बंदयाल साहब के दौर के अंदर ये मुकदमात फ़िक्स किए जाते, 10 मुकदमात ये गैर मौसर फ़िक्स किए जाते, क्योंकि इनका एक लाइन की जजमेंट होती है कि दिस केस हैज़ बीन इन्फ्रक्चस और इसको डिसमिस कर रहे हैं, इसको या डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। लेकिन और इसके साथ जो दूसरे मुकदमात थे, जो 8, 10, 15 मुकदमात सुनने होते थे, वो सुनते रहते, यानी 10 मुकदमात रेगुलर सुनते, 10 मुकदमात ये गैर मौसर सुनते। लेकिन अब हुआ क्या बंदयाल साहब के दौर में
वो हुआ ये कि जो गैर मौसर मुकदमा थे सिर्फ वही 8-10 लगा दिए जाते थे, साथ कोई एक आधा केस लगाकर उसका फैसला कर दिया जाता था। तो जनाब अगर देखा जाए तो इस हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने आम चीफ जस्टिस की निस्बत इनके दौर के अंदर कम काम हुआ, आवाम को कम रिलीफ मिला, क्योंकि इनका बेंच और जस्टिस एजाजुल एहसन का बेंच दोनों बेंचेस इसी तरह ही काम करते रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये है, बंदयाल साहब ने कहा कि जनाब मुल्क में उम्मीद है कि जो नामजद चीफ जस्टिस हैं वो जो एक अच्छा लाहेअमल बनाएंगे। भाई ये लाहेअमल आपने क्यों नहीं बनाया? नामजद चीफ काजी फायज ईसा साहब के पास तो 1 साल और चंद दिन है, जो कि 1 महीना भी नहीं बनते, लेकिन आपके पास तो 1.5 साल से ज़ायद का अरसा था। आपने क्या किया? आप 184(3) के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं बना सके। आपके दौर में 184(3) के ऊपर सख्त तनकीद होती रही, लेकिन आपने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, आपने फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाए, और आप बल्कि कोशिश ये करते रहे कि मामला को चैम्बर्स के अंदर बैठकर हल कर लें, बजाय इसको कि मेजोरिटी के साथ एक फुल कोर्ट मीटिंग होती, तमाम जज साहिबान बैठते, उन तमाम जज साहिबान को बैठकर जो है वो उस जो जितने भी तनकीदी इशूज़ थे उनके ऊपर बैठकर वो कोई फ़ैसला करते। इसमें भी आप नाकाम हो गए। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा जनाब कि मुश्किल वक्त हमने काट लिया है। भाई मुश्किल वक्त आपने किस तरह काट लिया? और आने वाले जो दिन हैं उनके अंदर जनाब जो सुप्रीम कोर्ट उम्मीद है कि बेहतर परफॉर्म करेगी। मुश्किल वक्त आपने किस तरह काट लिया? आपने बहुत सारे मुकदमात जो हैं जो आपने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक लिए, लेकिन आप उनके ऊपर फैसले नहीं कर सके। मसलन आपने ऑडियो लीक्स कमीशन आपके ना जो आइंदा चीफ जस्टिस हैं उनकी ज़ेर सरबराही में बनाया गया था, आपने उसके ऊपर स्टे दे दिया और उसका फैसला नहीं किया। भाई करते फैसला। वफाकी हुकूमत ने कोशिश की कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को देखा जाए, उनको रेगुलराइज कर दिया जाए, बेंच बनाने के इख्तियारात को, और वो कोई इख्तियारात ऐसे नहीं थे कि वफाकी हुकूमत ने लेकर अपने पास ले ली। उन्होंने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस के ऊपर, आपने उसके ऊपर भी स्टे दे दिया और उसके ऊपर भी कुछ नहीं किया। फिर तीसरी बात कि आपने मिलिट्री कोर्ट केस के भी समाअत के लिए मुकर्रर किया, 10, 15, 20 समातें की, कुछ नहीं हो, खर्च नहीं कर पाए। तो आपने कोशिश ही नहीं की, आपकी जानिब से कोशिश की गई, लेकिन आपको जब आगे से प्रेशर आया तो आप उन मुकदमात से बैक हो गए। अब वो प्रेशर अंदरूनी भी था, बैरूनी भी था। इसी तरह फुल कोर्ट बनाने के हवाले से आपने कोशिश की कि एक लाइक माइंडेड जो जजेस हैं, जो 2-3 आपके साथ हैं, उन्हीं को हर बेंच के अंदर बिठा दिया जाए, उन्हीं को हर बेंच के साथ जो है वो बिठा कर फैसले ले लिए जाएँ। फुल कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस ने आपके ऊपर सख्त तनकीद की, लेकिन आपने फुल कोर्ट नहीं बनाए। जस्टिस मंसूर अली शाह के, जस्टिस अतर मनीला के, जस्टिस काजी फायज ईसा के, जस्टिस जमाल खान बंदोखेल के नोट्स आते रहे कि जनाब फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट बना दें, भाई फुल कोर्ट बना दें, ये अहम इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर बना दें, लेकिन आपने नहीं बनाया। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि 14 मई का आपने एक दो धड़ल्ले से फ़ैसला तो दे दिया, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सके, अदलिया की बेतौकीरी हो गई। उसके बाद अच्छा, इसमें एक चीज़ और है जो मैं चाहता हूँ कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, उन्होंने कहा कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात के ऊपर किसी को भी एतराज़ नहीं है हमारे जजेस में से, जो आइन के मुताबिक है। अब लेकिन अदालत को मुख्तलिफ आइनी इशूज़ में उलझा दिया गया। अब भाई बात यह है कि 90 रोज़ के हवाले से किसी को भी एतराज़ नहीं है, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा से आज जब मेरी बातचीत हुई तो मैंने उनसे सवाल किया कि सर आपकी तरजीह क्या होगी? तो उन्होंने कहा कि मेरी तरजीह होगी आइन, जो आइन कहता है बस वो किया जाए। अब देखना यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के जो हैं वो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते, ऐसा हुक्म देते हैं या नहीं देते। बहरहाल वो तो वक्त की बात है। आइंदा पीर से जस्टिस काजी फायज ईसा के हाथ में इख्तियारात होंगे और देखते हैं वो क्या करते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और अहम बात है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं हो रहा। फुल कोर्ट रेफरेंस क्या होता है? फुल कोर्ट रेफरेंस ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के ट्रेडिशन है कि चीफ जस्टिस रुकना ज़रूरी नहीं है। कोई भी जज अगर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड होता है तो उसकी रिटायरमेंट के ऊपर तमाम साथी जजेस जो हैं वो बैठते हैं कोर्ट रूम के अंदर,
उनके मुकदमात का हवाल किया जाता है चीफ जस्टिस जो चीफ जस्टिस होते हैं, और जो उनके बाद जो जज रिटायर हो रहे होते हैं वो बताते हैं कि इन जज साहबा ने ये अहम फैसले दिए, उनकी तारीफ़ की जाती है, उनके अहम जो कारनामे होते हैं वो बताए जाते हैं। लेकिन बंदियाल साहब ये फुल कोर्ट रेफरेंस में नहीं बैठ रहे। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि फुल कोर्ट रेफरेंस में जब जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब बैठेंगे, वो तो अपनी तकरीर कर देंगे कि मैंने मुकदमात में कमी कर दी, मैंने ये कर दिया, मैंने आइनी मुकदमात बड़े निपटाए, मैं गैर जानिबदार रहा। लेकिन जब जस्टिस कादी फायज़ ईसा साहब की बारी आएगी बतौर नामज़द चीफ जस्टिस या बतौर नेक्स्ट चीफ जस्टिस, तो उनकी जानिब से सख्त तनकीद होगी कि भाई इन्होंने किया क्या, कट्ठा चट्टा सारा खोल के रख दिया जाएगा। अब उस दिन उस तकरीर से बचने के लिए उन्होंने बंदियाल साहब ने फुल कोर्ट रेफरेंस लेने से इनकार किया, या अभी तक उसे हिचकिचा रहे हैं, उसकी तो कोई तारीख नहीं दी जा रही। अब इसकी तस्दीक किस तरह हुई? बंदियाल साहब ने एक तो जो आज तकरीर कर दी उसके अंदर भी ये कह दिया कि मैं फुल कोर्ट रेफरेंस आखिरी तकरीर कर रहा हूँ। फुल कोर्ट रेफरेंस के हवाले से उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी इस बारे में सोच रहा हूँ। फिर जस्टिस कादी फायज़ ईसा साहब से बात की तो उन्होंने भी कहा कि मुझे अभी इस बारे में कोई मालूम नहीं, जब बंदियाल साहब कहेंगे तो फुल कोर्ट रेफरेंस बना लिया जाएगा। अब बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनके हवाले से भी हम बात करते हैं कि बंदियाल साहब ने कौन कौन से अहम फैसले दिए हैं और कौन कौन से मुकदमा जो हैं वो छोड़ गए हैं। देखें, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल के हवाले से उनको मैं, क्योंकि टाइम 11 मिनट से ऊपर हो चुका है, तो कोशिश करता हूँ कि इसको एक जल्द से जल्द इसको निपटा दूँ। हाँ, एक और अहम चीज़, आज बंदियाल साहब ने अपनी तकरीर के अंदर कहा कि जनाब मैंने तो मासूमाना अंदाज में गुड्डू सीयू कहा था। गालिबन वो इमरान खान को जब बुलाया गया था तो उसकी वो जिक्र कर रहे थे, तो मेरे उन अल्फाज को तनकीद का निशाना बनाया गया। तो चीफ साहब, आपने मासूमाना अंदाज में कितने मुल्ज़िमान को जो गिरफ़्तार हुए हों वो गुड्डू सीयू कहा है? आपने किसी को भी गुड्डू सीयू नहीं कहा। आपने गुड्डू सीयू कहा चेयरमैन पीटीआई को, जिनके हवाले से ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि आप उनके मुकदमात को तरजीह देते हैं, आप उनके मुकदमात को फ़ौक़ियत देते हैं, आप उनके मुकदमात में उनको रिलीफ देते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि वो एक गिरफ़्तार मुल्ज़िम थे, इसलिए आपको तनकीद का निशाना बनाया गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा इस बारे में बताइएगा। आज मैंने आपको नए अदालती साल की जो तकरीब थी उसका अहवाल बताया। इसके ऊपर अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा, प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सबका मैं रहूँगा, शुक्रगुज़ार रहूँगा। इसके साथ ही ब्रेकिंग न्यूज़ विद मियां अकील में मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।